डियर स्टूडेंट, ध्रुवा स्टाइल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं बहुत दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था बिकॉज़ मेरे भी कुछ अपने रीजंस थे। आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड ईयर नोट्स के, फर्स्ट ईयर नोट्स। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सभी नोट्स यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है। तो ये सेकेंड ईयर नोट्स जो नॉलेज एंड करिकुलम है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इनसे पहले कि मैं इनके बारे में कुछ डिस्कस करूं, आपको बता दूं कि इस चैनल पे अगर आप जुड़े हैं तो आप अगर ये नोट्स चाहते हैं, किसी भी तरह का नोट्स, अगर आप सेकेंड ईयर या किसी भी यूनिवर्सिटी का आप नोट्स चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम का लिंक मुझे आप लोगों को मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप बीएड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके ही हाथों में बहुत सारे बच्चे का भविष्य अब आपके हाथों में है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो फिर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, फिर आगे चल के आप एक शिक्षक बनते हैं और टीचर बनते हैं और बच्चों का भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित हो जाता है। इस तरह से हम लोग देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और हमारे चैनल का भी यही उद्देश्य है कि आप एक भविष्य के अच्छे शिक्षक बने। तो उसी के आधार पर आज हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा का ज्ञानात्मक आधार। आज हम लोग देखेंगे कि ये 5 क्वेश्चन जो है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ज्ञान का क्या अर्थ है, मीनिंग ऑफ नॉलेज, और ज्ञान के स्रोतों का वर्णन देखेंगे। ज्ञान का संप्रत्यय क्या है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ज्ञान के विभिन्न प्रकारों का जो वर्णन है, फिलॉसफर जो हमारे देश में हुए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सांख्य दर्शन, और इसी तरह से आप मीमांसा दर्शन, बहुत सारे दर्शन हैं। इसके अनुसार जो टाइप्स हैं, प्रकार हैं ज्ञान के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ज्ञान के विभिन्न पहलुओं और उनके संबंध का भी हम लोग आज वर्णन करेंगे। मतलब कुल मिलाकर मेरा मानना है कि कॉन्सेप्ट, सोर्स, टाइप्स और फैक्टर ऑफ नॉलेज, ये सभी चीज़ हम लोग इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पहला ही शब्द दिया गया ज्ञान का अर्थ, मीनिंग ऑफ नॉलेज जो है, ये अगर बात किया जाए तो इसका अर्थ है ज्ञान हमारे चरित्र का निर्माण करता है और हमारे जीवन को सार्थक और सफल बनाता है। बहुत अच्छी बात कही गई है। अगर हम ज्ञान को एकत्रित करते हैं या हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं तो वो हमारे जीवन को सार्थक और सफल बनाता है। व्यवहारिक, क्रियात्मक और गतिशील ज्ञान ही उपयोगी ज्ञान है। एक प्रोफेसर रसल है, उनके बारे में आप लोग देख सकते हैं, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। आप इस तरह के फैक्ट को अगर एग्जाम हॉल में लिखते हैं तो आपके नंबर जो है औरों के कंपैरिजन में कुछ अच्छा आएंगे। तो इस तरह से फैक्ट चीज़ को आप ऐड कीजिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स को प्राप्त कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप देख रहे हैं तो ये वीडियो अगर किसी भी तरह से आपको हेल्पफुल हो रही है आपके लिए तो आप कमेंट ज़रूर करें। इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मैं सोचूंगा कि आपके लिए और भी किसी तरह का वीडियो, और भी मतलब इसी से जुड़ी हुई वीडियो आपके लिए अपलोड करूं। और बहुत दिनों से अपलोड नहीं हो पा रही थी वीडियो, तो मैं सोचा हूं कि अब वीक में कम से कम 2 या 3 वीडियो ज़रूर अपलोड करूं आप लोगों के लिए। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि आज हम इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, ध्रुवा स्टाइल तो यूट्यूब चैनल है ही। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, राज धीरज नाम से आपको मिल जाएगा, और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों को ये नोट्स जो है, हैंड रिटन नोट्स, ये इन्हीं कहीं जगह मिल जाएगी। अगर मतलब आप हमसे कांटेक्ट करते हैं तो आपको ये चीज़ मिल सकती है। तो चलिए आगे का नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर डिस्कस करते हैं। ज्ञान क्या है? ज्ञान हमारे चरित्र का निर्माण करता है और हमारे जीवन को सार्थक और सफल बनाता है। सिंपल सी बात है, हम लोग पढ़ते तो इसलिए हैं कि मुझे जॉब मिल जाए, लेकिन ज्ञान का जो असली मकसद है, मतलब रियल मकसद है, उसको है कि अब मेरे चरित्र का क्या निर्माण करे। वो इस तरह ने मेरा बिहेवियर या किसी का बिहेवियर अस्पष्ट ना हो या बेतुका हो। तो इस तरह से ज्ञान का जो मूल उद्देश्य है वो चरित्र का निर्माण करना है और हमारे जीवन को सार्थक और सफल बनाता है। सिंपल सी है, सार्थक और सफल बनाता है। अगर पढ़ते हैं, जॉब होती है, जॉब नहीं होती है तो किसी भी फील्ड में आप अच्छा काम कर सकते हैं अगर आप पढ़ते हैं, ज्ञान आपके पास है तो। और व्यवहारिक, क्रियात्मक एक्टिविटी जो है और गतिशील ज्ञान का ही उपयोगी ज्ञान है।
इस तरह से आप ज्ञान का अर्थ लिख सकते हैं और अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ज्ञान हमारे चरित्र का निर्माण करता है, इससे मुझे मेरे अंदर शिष्टाचार आती है, मैं समाज के साथ किस तरह से बात करूं, बिहेव करूं, अपनी फैमिली और रिलेशनशिप में किस तरह से उनके सामने मैं अपनी बातों को रखूं, मेरे बोलने का, रहने का, चलने का क्या बिहेवियर है, ये सब चीज़ अपने शब्दों में लिख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आप एक किताबी शब्दों में लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं। एक मनोवैज्ञानिक है जो कि ज्ञान के संबंध में बहुत रिसर्च किया था, वो रसल्स है, प्रोफेसर जो है वो प्रोफेसर रसल है। तो वो बताते हैं ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, आपके मन को प्रकाशित करता है। तो आप ये कुछ पॉइंट्स लिखेंगे तो आपके नंबर जो है बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ज्ञानेंद्रियाँ जो है वो प्राप्तियों का साधन है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, ज्ञान व्यक्ति के अनुभवों का परिणाम है। आप जो अनुभव करते हैं उनका परिणाम है ज्ञान। जो पढ़ते हैं, जो आप देखते हैं, ऐसा नहीं ज्ञान सिर्फ किताबों से मिलता है। आप चलते फिरते किन्हीं के सुन के किन्हीं की बातों को सुनते हैं, या अपने लाइफ में बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि इतना मुझे किताब से नॉलेज नहीं मिली है, उससे ज़्यादा मुझे ठोकरों से ज्ञान मिली है। तो लोग ज्ञान जो है ठोकरों से मिलता है, आसपासों के परिवेशों से भी मिलता है, किताब से तो मिलता ही है। इस तरह से आप देख सकते हैं ज्ञान जो है व्यक्ति के अंतःकरण को, आपके अंदर को प्रकाशित करता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम 5th नंबर पॉइंट, ज्ञान इसका संबंध व्यक्ति द्वारा अपने व दूसरों के अनुभवों के आधार पर विकसित विश्वासों के साथ है। ठीक, 6 नंबर में विभिन्न विषयों से संबंधित सूचनाएं या जानकारी भी ज्ञान का अभिन्न हिस्सा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विभिन्न कई प्रकार की चीज़ों से हम सीखते हैं। ऐसा नहीं आसपास किसी कहीं लिखा हुआ कुछ चीज़ बड़े बड़े अक्षरों में आप लोग देखते होंगे, कहीं म्यूजियम वगैरह में जाते होंगे, वहाँ से भी आपको ज्ञान प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक ही माध्यम है। आजकल तो आप डिजिटल मीडिया है, आप यूट्यूब से अभी पढ़ रहे हैं तो ये भी एक ज्ञान का ही स्रोत है। कहीं कुछ देख रहे हैं वो भी ज्ञान का ही माध्यम है। तो सीखने का आजकल बहुत सारे विभिन्न तरह से चीज़ों से आप सीख सकते हैं। अगला देखेंगे हम लोग ज्ञान का स्रोत, सोर्स ऑफ नॉलेज के स्रोत का अर्थ, मीनिंग ऑफ सोर्स जो है उत्पत्ति स्थल या उद्गम होता है। स्रोत का मतलब कहाँ से उत्पन्न हुआ है और उद्गम हुआ है, अर्थात वह जिससे किसी चीज़ की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार ज्ञान के स्रोत वे हैं जिससे ज्ञान की उत्पत्ति हुई, और कुछ मुख्य स्रोत, इनके स्रोत के प्रकार हम बताएंगे किस किस तरह से। पहला, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि पहला जो स्रोत है वो है इंद्रिय अनुभव, मतलब सेंस एक्सपीरियंस। आँख, कान, नाक, जीभ व त्वचा आदि ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभव ज्ञान के मुख्य स्रोत है। सिंपल से ये सब चीज़ तो आप देखते हैं, आँख से देखेंगे, कान से सुनेंगे, ये सब जो है मुख्य स्रोत हुए। इसे ज्ञान का आरंभिक स्रोत कहा जाता है। जब हमारी इंद्रियों किसी बाहरी वस्तु के संपर्क में आती है तो हमें उसकी संवेदना होती है, और अंत में इसी आधार पर उसका प्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट हमारे मस्तिष्क में बनता है। किसी चीज़ को हम देखते हैं तो उस चीज़ को पहले अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, मतलब सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, फिर जाके उस तरह से हमारे मस्तिष्क में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट बनता है। इस प्रकार से इंद्रिय ज्ञान का स्रोत है, और अनेक विश्वास हमारे इसी इंद्रिय जन्यों से ज्ञान से बनते हैं। जैसा कि कौवा काला है, ये मुझे बताया गया है कि कौवा काला होता है, तो पहले तो मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में इस चला कि काला, ब्लैक जो होता है वो ब्लैक होता है। कौवा को मैंने देखा, फिर मैंने देखा कि काला है, तोते का रंग हरा है। तो ये इंद्रियों से ही हम ये समझ पाते हैं, जान पाते हैं कि कौवा काला होता है तो तोता हरा होता है आदि। इस तरह से चीज़ों को हम हमारे विश्वास स्रोतों के इंद्रियों से ही अनुभव करते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हम लोग समझेंगे तर्क, जिसको हम रीजनिंग कहते हैं। रीजनिंग जो है भारतीय दर्शनों में इसे अनुमान कहा गया है। रीजनिंग को क्या क्या कहा गया है? अनुमान कहा गया है। यह इंद्रिय अनुभवों की अपेक्षा ज्ञान का व्यापक स्रोत है, क्योंकि इंद्रिय अनुभव तो केवल वर्तमान में विद्यमान वस्तुओं के ज्ञान का ही स्रोत है, जबकि तर्कभूत वर्तमान व भविष्य हर प्रकार के ज्ञान का उद्गम स्थल होता है। ठीक है, तर्क का अर्थ है पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान तक पहुंचना। रीजनिंग का सिंपल से मतलब है कि जो आप पहले से पढ़ चुके हैं आप, वैसे मैं इतना एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आप लोग बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं तो कोई इंटर पास होंगे या कोई ग्रेजुएशन पास होंगे। तो आप लोग जनरल कंपटीशन के लिए आप लोग पढ़ रहे होंगे कि कोई रीजनिंग जब पढ़ते हैं हम लोग, तो पहले हम लोग के अंडरस्टैंडिंग में होता है कि ये कोडिंग, ये डिकोडिंग किस तरह से
कौन सा वर्णमाला किस जगह है, कौन सा लेटर किस नंबर पे आएगा, तो पहले से आप में ज्ञान ये चीज़ है। फिर वो रीजनिंग जो दिया जाता है उस पुराने बेसिक के तर्क के आधार पर आप नया आंसर निकाल लेते हैं। ये आपका रीजनिंग हुआ, ये आपकी तार्किक शक्ति हुआ। तो इस तरह से आप तर्क का मीनिंग इस तरह से बता सकते हैं। पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान तक पहुंचना ही आपका तार्किक शक्ति या रीजनिंग कहलाता है। तार्किक मतलब तर्क जो है दो प्रकार के होते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तर्क जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आगमक तर्क, इंडक्टिव रीजनिंग। फिर होता है निगमन तर्क मतलब डिडक्टिव रीजनिंग। अब इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सब चीज़ आप अपने से भी लिख सकते हैं। आगमन तर्क जो आने वाला हो, निगमन जो पूरी तरह से चल गया हो, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे चल के। हम इसके सभी पॉइंट को अच्छे से अभी तत्काल इसको देखिए। और दूसरा चीज़ है तर्क बुद्धि। ये तीसरा पॉइंट है तर्क बुद्धि। तर्क बुद्धि में हम लोग देखेंगे किस तरह से कि व्यक्ति की उस मानसिक योग्यता तर्क बुद्धि कहा गया है। व्यक्ति की उस मानसिक योग्यता को तर्क बुद्धि कहा गया है जिसके द्वारा वह दो कथनों के बीच को समझता है। ठीक, तर्क बुद्धि दो कथन है उसके बीच कथन कारक बनाते होंगे रीजनिंग। आप लोग अच्छे से इस पॉइंट को समझिए। आप लोग कोरिलेट कीजिए पहले के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले के नॉलेज के अनुसार कि जब आप तर्क और कथन और कारक वाला क्वेश्चन बनाते हैं तो उस समय किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। दो कथन दिया जाता है और उस बीच के बातों को आप समझ के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और बताते हैं कथन एक सही है, कथन दो सही है, कथन यह 1 2 दोनों सही है। इस तरह से आप पहुंचते हैं आंसर पे। फोर्थ नंबर पॉइंट में कहा जा रहा है श्रुति। श्रुति मतलब शून्य। श्रुति शब्द का संबंध शून्य या प्रकट होने के साथ से। विभिन्न धर्म ग्रंथों के विषय में यह धारणा है कि उनके प्रवर्तकों ने उनमें वर्णित ज्ञान का स्रोत कहा गया है। 2 बार लिखा गया है मिस्टेक से, आप इसको क्लियर करेंगे। कहा गया है लेकिन श्रुति से प्राप्त ज्ञान कितना प्रमाणिक है ये बताना कठिन है। मतलब ये अभी पॉसिबल नहीं हो पाया है कि शून्य के जो ज्ञान मिला है वो कितना प्रमाणिक है ये बताना अभी कठिन। अंतःप्राज्ञा देखेंगे नेक्स्ट जो है इंस्टीट्यूशन। अंतःप्राज्ञा का संबंध अभ्यास या अंतर्बोध से है। अंतःप्राज्ञा एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति को परम सत्ता का आभास या बोध होता है। यह बोध जो है अनुभूति के रूप में। दार्शनिकों का मत है कि परम सत्ता का ज्ञान अंतःप्राज्ञा के ज्ञान के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। सामान्यतः व्यक्ति के लिए प्रज्ञा द्वारा ज्ञान प्राप्त करना ही संभव नहीं है। परम सिद्ध योगी ही स्रोत से ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। तो परम सिद्धि योगी ही स्रोत से ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यहाँ कह रहा है, फिर से अच्छे समझते हैं हम लोग। दार्शनिकों का मत है कि परम सत्ता का ज्ञान अंतः प्रज्ञा के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। सामान्य व्यक्ति के लिए प्रज्ञा द्वारा ज्ञान प्राप्त करना संभव है। सामान्य व्यक्ति जो जनरल व्यक्ति है, जो दार्शनिक है, जो ऋषि मुनि है, वो लोग तो परम सत्ता का ज्ञान किसी तरह प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सामान्य के लिए ये ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। परम सिद्ध योगी कहा जा रहा है, जो परम सिद्ध योगी है ही स्रोत ज्ञान से प्राप्त करना संभव नहीं है। तो परम सिद्ध योगी ही स्रोत से ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। परम सिद्धि योगी ही स्रोत से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस जगह कुछ पॉइंट मिस्टेक से ज्ञान प्राप्त करना उसके लिए संभव है। ठीक है। आस्था देखेंगे, फेथ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आस्था का अर्थ है लगाव। प्रत्येक संस्कृति में कुछ ऐसी बातें होती है पर हमारी आस्था केवल इसलिए होती है क्योंकि वह परंपरागत रूप से प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इनकी सभ्यता के विषय में कोई प्रमाण नहीं होता है। आज सामाजिक जीवन में हमारे अनेक कार्य हमारी आस्था से जुड़े हैं, इसलिए इसे भी ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत कहा जा सकता है। हाँ, ये भी बात है कि अगर हम लोग देखेंगे कि धर्म आस्था है, किसी धर्म के प्रति हमारा आस्था क्या है, वो कोई भी धर्म, हम किसी भी धर्म को ना तो बढ़ावा दे रहे हैं ना किसी को, क्योंकि हमारे देश पंथ निरपेक्ष में, क्योंकि हम हर धर्म को समान रूप से देखते हैं। तो इस तरह से आपका जिस धर्म के प्रति आपका आस्था है, उस धर्म में आप देख सकते हैं कि किस तरह से उस धर्म के प्रति आपका आस्था भी एक ज्ञान का साधन है, एक रूप है। ठीक है। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि विभिन्न दार्शनिकों ने ज्ञान के अनेक स्रोत बताए हैं।
लेकिन सभी स्रोत परस्पर विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक है। ये भी है, आप सभी धर्मों में जाइएगा, कुछ किसी में अच्छाई, किसी में कुछ ना कुछ बुराई, लेकिन सभी धर्म नहीं, सब ईश्वर एक समान जो बोला जाता है, उसी तरह से धर्म एक दूसरे के विरोधी ना होकर एक दूसरे के पूरक है, बल्कि हम लोगों को इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ज्ञान के विभिन्न प्रकार का वर्णन। मैंने ये सब बताया था कि क्या क्या अभी डिस्कस करेंगे। तो दूसरा आ रहा है ज्ञान का विभिन्न प्रकार का वर्णन है, ज्ञान का टाइप्स ऑफ नॉलेज, उसके बाद जनरल नॉलेज और विशिष्ट ज्ञान, स्पेसिफिक नॉलेज। इस सामान्य जनरल नॉलेज और स्पेसिफिक नॉलेज, दो तरह का ज्ञान होता है। इसको अच्छे से आप समझ सकते हैं कि सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान। तो पहला सामान्य ज्ञान के बारे में हम लोग, इनके सामान्य ज्ञान के भी कुछ टाइप्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है प्रागुण भाविक ज्ञान, ए प्रायर नॉलेज। ठीक है, पहला वह ज्ञान होता है, ये प्रागुण भाविक ज्ञान वो ज्ञान होता है जिसको बुद्धि अनुभव की सहायता के बिना ही प्राप्त करते हैं। इस ज्ञान के उदाहरण गणित शास्त्र के क्षेत्र तथा तर्क शास्त्र के क्षेत्र में मिलते हैं। ये बात आप अच्छे से पॉइंट डिनोट करके लिखिएगा। इसका ज्ञान का जो है ये गणित शास्त्र में और तर्क शास्त्र मतलब रीजनिंग, इसमें इसका यूज होता है, इस्तेमाल होता है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए किसी प्रकार के अनुभव की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार के तर्क शास्त्र में ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, इसलिए ए ग्रेटर देन सी, ये बात ठीक है। जैसा कि आप लोग पढ़ते होंगे, ए अगर बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि ए जो है सी से बड़ा है। तो इसी तरह से यह तर्क पर भी आधारित है। बहुत सारे कथन, कहावतें और लोक प्रचलित प्रथाएं, परंपरागत व सत्य जिनको हम दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं, ये सभी जो है बहुत सारे कथन हैं, कारक हैं, कहावतें हैं, अब बहुत सारे लोक प्रचलित प्रथाएं हैं, परंपरागत सत्य जिनको हम दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं, ये सभी जो है प्रागुण भाविक ज्ञान के ही अंतर्गत आते हैं। ये पॉइंट्स आप अच्छे से लिख सकते हैं कि ये सभी ज्ञान जो आते हैं प्रागुण भाविक ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे प्रायोगिक ज्ञान मतलब एक्सपेरिमेंटल, जो एक्सपीरियल होता है नॉलेज, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोग करते भी होंगे एक्सपेरिमेंट। प्रायोगिक ज्ञान यह अनुभव ज्ञान प्रयोग पर आधारित है। कंपल्सिव एक्सपेरिमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एक्सपेरिमेंट भी करते होंगे, पहले कर चुके होंगे कॉलेज में, इंटर मैट्रिक में जब आप होंगे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, किस तरह से सोडियम पानी से रिएक्ट करके कुछ गैस का निर्माण करता है या फिर विस्फोटक पदार्थ के रूप में बदल जाता है, फिर उसी सोडियम को केरोसिन तेल में क्यों रखा जाता है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, सोडियम को चाकू से काटा, मैंने भी ये सब किया था, तो आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं। तो उसी ज्ञान के बारे में यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। यह अनुभव ज्ञान प्रयोग पर आधारित ज्ञान होता है। यह ज्ञान प्रागुण ज्ञान से भिन्न होता है। जो पहले वाला ज्ञान हम लोग पढ़ रहे थे प्रागुण भाविक ज्ञान, उस ज्ञान से भिन्न होता है। यह ज्ञान सेंसरी तथा बाहरी जगत, ठीक है, ये बाहरी जगत के अनुभव, निरीक्षण तथा मनुष्य के स्वयं के अनुभव अवलोकन द्वारा निरीक्षण से प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है कि इंद्रियां ज्ञान के द्वार है। इंद्रियां, सेंसर, जो अपना सेंस काम करता है, वो जो होता है सेंसेज आर गेट वे ऑफ लर्निंग। ठीक है, इंद्रियां जो है ज्ञान के द्वार है, रास्ते हैं। अगर ये सब चीज़ आप पढ़ लेते हैं तो सीटेट की तैयारी करने में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहाँ वो सारे मनोवैज्ञानिक की चर्चा हम लोग करेंगे जो आपको सीटेट में देखने को मिलेगा। वैसे सीटेट का भी क्लास इस चैनल पे किया जाएगा। मैं कुछ दिनों से नहीं था यहाँ, या फिर इस पे वर्क नहीं कर पा रहा था, तो वीडियोज़ नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था, लेकिन अब से मैं कोशिश करूँगा डेली नहीं तो वीक में कम से कम 2 से 4 वीडियो आपके लिए अपलोड करूं। सीटेट से भी जुड़ी वीडियो होगी या बीएड से जुड़ी तो वीडियो अपलोड की जा रही है। तो चलिए टाइम लैप्स किए बिना हम लोग देखते हैं भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार। पहला देखते हैं उपनिषद। उपनिषद जो है, उपनिषद कई बच्चा तो ये नहीं समझते हैं, कई लोग, सॉरी आप लोग बच्चे नहीं हैं, आप लोग तो बड़े हो गए हैं, मिस्टेक से मैं पढ़ाने के दौरान इस वर्ड का इस्तेमाल करता हूं तो मुझसे निकल गया, बट सॉरी। उपनिषद जो है विद्या एवं ज्ञान के प्रकार है। उपनिषद को विद्या कहा जाता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में विद्या लिख दिया। ये ज्ञान के प्रकार जो है, पहला देखेंगे प्राविद्या, मतलब प्राविद्या। इस प्रकार का ज्ञान जो भौतिक संसार व बाहरी प्रकृति से संबंधित होता है। इस भौतिक संसार की जानकारी हमें अपनी 5 इंद्रियों और तर्क का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार के ज्ञान को हम लौकिक ज्ञान कह देते हैं। प्राविद्या को अप्राविद्या से ज़्यादा महत्व दिया गया है। अप्राविद्या क्या है
उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अपराविद्या, अपराविद्या जो है, अपराविद्या का संबंध दूसरे लोक के साथ है, इस लोक से परे, परलोक हम लोग पढ़ते हैं ना। खैर इस सब पॉइंट को आप ऐड कर सकते हैं, अगर जहाँ आपको 16 नंबर या 10 प्लस नंबर में पूछता है ना, तो इस वर्ड को आप इस्तेमाल, इस सब चीज़ों को इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि आपको नंबर के अनुसार शब्दों को भी देखना पड़ता है कि मुझे कितने शब्दों में जवाब देना है, तो इस सब चीज़ को वहाँ यूज कीजिएगा। अगर 4-5 नंबर्स में आपके क्वेश्चंस है तो इस सब चीज़ को ऐड मत कीजिएगा, वो क्योंकि 200 से 250 नंबर में आपको शब्दों में जवाब देना, ऐसे एग्जामिनर को ज़्यादा ऑकवर्ड लगेगा। इसलिए नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस सब चीज़ों को इस्तेमाल कीजिएगा। वैसे हमारे बीएड में सिलेबस में इस सब का जिक्र किया गया है, तो मैंने इस चीज़ को रखा है। अपराविद्या का संबंध जो है दूसरे लोक के साथ है, इस लोक से परे लोक ज्ञान को अपराविद्या कहते हैं, क्योंकि यही आत्मज्ञान की ओर ले जाने का स्थान है। यह ज्ञान मानव प्रकृति का सर्वोच्च ज्ञान है। यह ज्ञान व्यक्ति के स्वयं को, मतलब सेल्फ को जानने, आत्मा से और परमात्मा से संबंध रखने वाला ज्ञान है। यह आत्मा और परमात्मा के पारस्परिक संबंधों को बताता है। बताइए, अभी आप ये चीज़ नहीं समझ पाइएगा, आत्मा और परमात्मा के पारस्परिक संबंध, इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे। तो खैर थॉट है, मैंने लिख दिया, आपको अगर याद रहता है तो आप जरूर इसको लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, श्रीमद् भगवत गीता एवं ज्ञान के प्रकार। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि कुरुक्षेत्र के मैदान में किस तरह से श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिए हैं, वो ज्ञान को अगर अपने जीवन में उतारते हैं तो वो कहा जाता है, माना जाता है। वैसे मैंने भी अध्ययन नहीं किया है, लेकिन मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि इसको मैं पढूं। श्रीमद् गीता में कहा जाता है कि आपके जीवन के सारे समस्याओं को हल करने का जवाब दिया गया है। तो उस चीज़ों को तो मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, और टाइम मिले तो आप भी जरूर पढ़िएगा। फिर भी कुछ बातों को यहाँ लिखा गया है, तो हम लोग देखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान के 2 प्रकार बताए गए हैं। पहला वही अपराविद्या, जैसा मैंने डिस्कस किया, और दूसरा प्राविद्या। प्राविद्या को अपराविद्या से श्रेष्ठ कहा गया, जैसा कि मैंने बताया। गीता के 18वें अध्याय में 3 गुणों का ज्ञान अनुसार 3 प्रकारों से बांटा गया है। उसको देखेंगे ऐसा, पहला जो है सात्विक, दूसरा है राजसी और तामसी ज्ञान। ये 3 ज्ञान आप अच्छे से देख सकते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी ज्ञान। सात्विक ज्ञान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सात्विक ज्ञान जो है वो तीनों ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इनका लक्ष्य उस आत्म तत्व को बोध कराना है जो विविधता में एकता का दर्शन करता है, बहुत सारी विविधताओं में एकता का दर्शन करवाता है सात्विक ज्ञान। ठीक है, जैन दर्शन और उनके ज्ञान के प्रकार के बारे में हम लोग देखेंगे। जैन दर्शन, जैसा कि ये हमारे बिहार के क्षेत्रों में फला फूला है, और बौद्ध दर्शन, दोनों को देखिएगा। यूपी बिहार में इसका बहुत प्रभुत्व रहा है, लेकिन वैसे जैन धर्म, हमारे देश में जैन धर्म मानने वालों की संख्या बहुत कम है, लेकिन जो भी है उसे निष्ठा से मानते हैं। जैन दर्शन और ज्ञान के प्रकार के बारे में देखेंगे। पहला मति ज्ञान। मति ज्ञान क्या है? मति ज्ञान इनकी प्राप्ति इंद्रियों की मदद से होती है, और इसे भारतीय दर्शन प्रत्यक्ष ज्ञान नाम देते हैं। ठीक है। दूसरा है श्रुति ज्ञान। मानव द्वारा जो ज्ञान अपने अनुभवों, व्याख्यान, पाठ्य पुस्तकों और अन्य घटनाओं व वातावरण से प्राप्त किया जाता है उसे श्रुति ज्ञान। अवधि ज्ञान देखते हैं। इस ज्ञान का अति इंद्रिय अर्थात इंद्रियों से परे का ज्ञान है। यह आम व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। यह तभी उत्पन्न होता है जब व्यक्ति को के कर्म और जिम्मेदारियां बहुत कम हो जाती है तथा वह देश व समय सीमा को पार कर दूरदर्शिता के रूप में बहुत दूर तक देखने की दृष्टि रखता है। ये सब ज्ञान आप जैन दर्शन के, जैन धर्म के बारे में जब पढ़ेंगे, किस तरह से भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके बाद ये अवधि ज्ञान सब के बारे में आप समझ पाएंगे। फिर भी इस कुछ पॉइंट हैं, आप इस पॉइंट को आप ज़रूर डिनोट करेंगे, लिखेंगे। हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बड़ा वीडियोज़ नहीं बनाना चाहते हैं, अंदर 30 मिनट के अंदर सोचते हैं, तो थोड़ा सा आप अपने से भी समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कुछ पॉइंट को मैं समझा पाऊँ। 4th नंबर में देख सकते हैं मनः प्रिय विज्ञान। यह वह ज्ञान है जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरों के विचार, गुणों व मनोभाव का ज्ञान करा सकता है। इसे हम टेलीपैथी के रूप में या पूर्व कथन के रूप में समझ सकते हैं। मनः प्रिय ज्ञान यह वो ज्ञान होता है जो
दूसरे व्यक्ति, मतलब जिसके द्वारा व्यक्ति जो है दूसरे के विचार व गुणों मनोभावों का ज्ञान कर सकता है। किसी के विचार मनोभावना जो होता है उससे भी आप ज्ञान सीख सकते हो, वो मन प्रिय विज्ञान कहलाता है। कैवल्य ज्ञान, इसे परिपूर्ण ज्ञान कहा जाता है, जो कि भगवान महावीर को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी कहा जाता है। यह ज्ञान केवल उन्हीं को प्राप्त हो सकता है जो कर्म के हर बंधन से मुक्त हो, जैसा कि जैन दर्शन में उल्लेख किया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट देखेंगे न्याय दर्शन और ज्ञान के प्रकार। और न्याय दर्शन के क्या है, और आपसे एक क्वेश्चन होगा कि न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। न्याय दर्शन, और उसी तरह मीमांसा दर्शन है, उसी तरह से उत्तर मीमांसा है, पूर्व मीमांसा है। तो इस सब के बारे में जब हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, हिस्ट्री डिस्कस करूँगा, तो वहाँ सभी धर्मों के बारे में अच्छे से डिस्कस करूँगा। वैसे वीडियो बना नहीं पाता हूँ, अगर बनाता तो मैं इस सब चीज़ों पे अच्छे से दे पाता। खैर, आप कमेंट कीजिए कि न्याय दर्शन के कौन थे प्रणेता। इन न्याय दर्शन और ज्ञान के प्रकार देखते हैं। न्याय दर्शन के अंतर्गत 4 प्रकार के ज्ञान माने जाते हैं। वो पहला है प्रत्यक्ष ज्ञान, और दूसरा अनुनय ज्ञान, और उपमेय ज्ञान एंड शब्द ज्ञान। ठीक है, डायरेक्ट नॉलेज, एज्यूम्ड नॉलेज, सिमिलटरी नॉलेज एंड वर्ड नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रत्यक्ष ज्ञान। सॉरी, उसके बारे में डिस्कस, अगर हम न्याय दर्शन के सभी ज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे तो टाइम क्या मतलब वीडियोज और बड़ी हो जाएगी। खैर, इतना आप डिनोट कर देते हैं तो काफ़ी होता है। ठीक है, सांख्य दर्शन के भी आप कमेंट करेंगे इसके प्रणेता कौन है। सांख्य दर्शन के न्याय दर्शन देख लिए, और सांख्य दर्शन के प्रकार देख लेते हैं। इसके भी डायरेक्ट नॉलेज होते हैं, एज्यूम्ड नॉलेज होते हैं, वोकैबुलरी नॉलेज होते हैं, शाब्दिक ज्ञान। ये 3 ज्ञान में बटा गया है सांख्य दर्शन को। ठीक है, ज्ञान के विशेष प्रकार, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ नॉलेज, जो मैंने पहले में डिस्कस किया था। ज्ञान का 2 प्रकार है, एक जनरल नॉलेज, एक स्पेसिफिक नॉलेज। ज्ञान जनरल नॉलेज के बारे में सभी नॉलेज मैंने फिलॉसफी भी बता दिया, किस तरह से कौन सा दर्शन में किस प्रकार के नॉलेज का वर्णन किया गया। अब देखेंगे ज्ञान के विशेष प्रकार। ज्ञान के विशेष प्रकार में ज्ञान के स्रोत के आधार पर ज्ञान के विशेष प्रकारों को लिया गया है। पहला जो है आत्मवचनात्मक एंड अधिकारात्मक ज्ञान। ठीक है, तो आप शब्द का अर्थ जो होता है वो विश्वसनीय या प्रमाणिक होता है। विश्वसनीय मतलब बिलीव, जिस पे कह सकते हैं जो प्रूव्ड हो, उससे आप शब्द निकला है। आप्तवाचनात्मक जो होता है वो उसके भी कई भाग होते हैं। तो पहला तो वो ज्ञान हुआ आप्तवाचनात्मक, दूसरा हुआ इंद्रिय ज्ञान, एम्पिरिकल नॉलेज, तार्किक ज्ञान, रीजनिंग नॉलेज, और वैज्ञानिक साइंटिफिक नॉलेज। ये स्पेसिफिक नॉलेज के अंतर्गत आता है। तो पहला हम देखेंगे क्रियात्मक ज्ञान के बारे में। क्रियात्मक ज्ञान के बारे में जॉन डीवी के विचारवाद पर आधारित है क्रियात्मक ज्ञान। यह ज्ञान जो है जॉन डीवी के प्रयोजनवाद पर आधारित है। इसके अनुसार विचार और विश्वास जीवन के उपकरण है। आपके विचार और आपके विश्वास जो है ये जीवन के उपकरण है। क्रियात्मक ज्ञान वह ज्ञान है जो व्यक्ति के अनुभव, प्रयोग, परीक्षण के आधार पर होता है। यह ज्ञान लाभदायक और उपयोगी होता है। सिंपल से जो आप प्रयोग करेंगे, अनुभव करेंगे, परीक्षण करेंगे, और ये जिस पे बेसिस होगा, जिसके आधार पर होगा, वो लाभदायक और उपयोगी होगा ही। अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे, इंट्यूटिव नॉलेज के बारे में। अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान मतलब अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान 5 इंद्रियों का अनुभव से परे का ज्ञान है। इसलिए यह अनुभव को मनुष्य की 6 इंद्रियों से भी जोड़ दिया जाता है। अंतःप्रज्ञात्मक इंट्यूटिव नॉलेज इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको कहा जाता है आपका 5 इंद्रिय जो वर्क करता है उस 6ठे इंद्रियों में इसको जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार अंतःप्रज्ञा का अर्थ है जिसके द्वारा वह उचित, अनुचित, शुभ, अशुभ, सही, गलत का ज्ञान, ऐसा तार्किक ज्ञान जिसके बारे में आप सही गलत का फैसला कर पाते हैं कि ये सही है, ये गलत है। जैसे कि अगर आपसे एक क्वेश्चन किया जाए कि हमारे देश में जो है पार्टीज, बीजेपी, कांग्रेस, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, तो अगर आप किसी एक पार्टी पे केंद्रित होकर बताते हैं कि ये पार्टी सर्वोच्च है या बहुत अच्छी पार्टी है, ये पार्टी पूरी तरह से ही गलत है, तो आप सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहे हैं। फैसला आप उनके वर्क पे, उसके कामों पे कीजिए कि क्या सही है, क्या गलत है, उनके अच्छे। क्योंकि आप एक चीज़ अच्छे समझ लीजिए, अगर आप इस एज तक आए हैं और समझ भी लिए होंगे, जैसा ऐसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे आप पहले से जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि हर सिक्का का 2 पहलू होता है। मतलब सभी जगह कहीं अच्छाई और कहीं बुराई है। तो आप वो चीज़ समझिए कि कोई पार्टीज अगर सरकार बनाती है तो वो उस पार्टीज में
ज़्यादा अच्छा काम क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन सी पार्टी कर रहा है। आप सोचेंगे कि 100% ही अच्छा करे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जो सामने में मीडिया दिखा रहा है सिर्फ उसको देख रहे हैं। बैक पीछे क्या हो रहा है वो आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। लेकिन जो समझदार है, जो पढ़े लिखे हैं, वो सभी पार्टीज की अच्छी और बुरी चीज़ को समझते हैं, उसमें निष्कर्ष निकालते हैं ज़्यादा अच्छा कौन है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान जो है वो छठी इंद्रियों से जोड़ दिया जाता है। इसके आगे हम देखते हैं कि हम वास्तविक जीवन में कई बार देखते हैं कि कुछ व्यक्तियों को निकट भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। हाँ, ये भी चीज़ है, वो छठी इंद्रियों का है कि आपको कभी कभी ऐसा फील होगा कि आगे कुछ होने वाला है, और ऐसा घटित हो भी जाता है। कई व्यक्तियों को ऐसा होता है, हम लोग के साथ इतना छठी इंद्रिय के व्यक्ति तो हम तो नहीं है, अगर आप लोग कोई है तो कमेंट करके बताइएगा। हमें कई बार ऐसा महसूस होने लगता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा अथवा या बुरा घटित होने वाला है। यह पूर्वाभास अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान ही जो पहले आभास हो जाता है, पहले आभास होता है कोई घटना घटने से पहले, वही अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 5वां नंबर जो क्वेश्चन मैंने जैसा कि बताया था कि इस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, वो 5वां क्वेश्चन है ज्ञान के विभिन्न पहलुओं तथा उनके संबंध का वर्णन। विषय वस्तु का ज्ञान और शिक्षा शास्त्र का ज्ञान होना, कंटेंट नॉलेज ऑफ पेडागोजिकल नॉलेज। पहला देखेंगे ए नंबर में कह रहा है विषय वस्तु का ज्ञान। विषय वस्तु संबंधी ज्ञान का अर्थ है विषय वस्तु को समझना, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, पूर्व अवलोकन करना, आलोचना करना तथा उनकी व्याख्या करना, इसके बाद उनके बारे में अपनी राय देना। विषय वस्तु के ज्ञान से हमारा तात्पर्य है, नेक्स्ट देखेंगे कि विषय वस्तु के ज्ञान से हमारा तात्पर्य विषय के साथ साथ अधिगम अनुभवों से भी है। विषय वस्तु का ज्ञान विषय के विचार, तथ्यों तथा सिद्धांत से संबंधित होता है। विषय वस्तु का ज्ञान आमतौर पर उन तथ्यों, अवधारणाओं तथा सिद्धांतों को संदर्भित करता है जो विशिष्ट शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में पढ़ाए व सीखे जाते हैं। जैसा कि सेलुमैन मतलब सुलमैन 1986 में कहा है, एक मनोवैज्ञानिक थे सुलमैन, इस ज्ञान में अवधारणाओं, सिद्धांतों, विचारों, संगठनात्मक रूपरेखाओं, साक्ष्यों और प्रमाणों का ज्ञान है, साथ ही साथ स्थापित प्रथाओं और ऐसे ज्ञान को विकसित करने की दिशा में ज्ञान शामिल होगा। ठीक है, शिक्षक हमारे पूर्ण ज्ञान होगा। शिक्षक अगर पूर्ण ज्ञानी होगा, कहा जाता है अगर टीचर अच्छे हो, पूर्ण ज्ञानी और अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता होने पर भी शिक्षक आत्मविश्वास पूर्ण छात्रों को नवीन ज्ञान प्रदान करते हुए अनेक मस्तिष्क का विकास कर सकता है। ठीक है, अगर टीचर पूर्ण ज्ञानी हो तो इस तरह से आप नोट्स कर सकते हैं। नंबर बी में देखेंगे शिक्षा शास्त्र का ज्ञान, पेडागोजिकल नॉलेज। शिक्षा शास्त्र के ज्ञान से ही अभिप्राय उस ज्ञान से जिसके माध्यम से अध्यापक शिक्षण कार्यों में सीमित साधनों के साथ कम ही साधन है बेहतर परिणामों को प्राप्त कराता है। शिक्षा शास्त्र के ज्ञान में उन सभी विधियों तथा प्रविधियों का ज्ञान शामिल है जिनके माध्यम से अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को ज़्यादा से ज़्यादा सरलता और प्रविधियों का ज्ञान शामिल है। ये देख लीजिए, ये आप ही लोग के लिए बताया जा रहा है। अगर आप कल शिक्षक बनते हैं तो आपको कम साधन है, सीमित साधन है, उसमें आप अच्छा से अच्छा बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे, ये आप पे निर्भर करता है। तो ये चीज़ आप ही को पढ़ाया जा रहा है, इसलिए बीएड में इन सब चीज़ों का सिलेबस में इन सब चीज़ों को शामिल किया गया है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। और वैसे भी जब भी आप पढ़ें इन चीज़ों को तो अपने आप को अध्यापक के रूप में देखें, टीचर के रूप में देखें कि हम कल बच्चों के साथ उसकी समस्याओं को किस तरह से डील करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ दिखाया गया है, बताया गया कि जिनके माध्यम से अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी तरीकों से पूर्ण करने में सक्षम हो पाता है। गहन शिक्षा शास्त्र यानी ज्ञान वाला एक शिक्षक यह समझता है कि कैसे छात्र के ज्ञान निर्माण करते हैं और कौशल प्राप्त करते हैं। आप किस तरह से, अगर अच्छे टीचर या अच्छे शिक्षक आप होते हैं तो आप सोचेंगे कि एक बच्चे के ज्ञान निर्माण में मेरा योगदान किस तरह से हो सकता है, किस तरह से उनको पढ़ाया जाए, बताया जाए कि वो मेरी बातों को मतलब सिलेबस के बातों को समझ पाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षा शास्त्रीय ज्ञान की भूमिका। पहला है शिक्षा शास्त्र के ज्ञान से शिक्षण को अच्छी तरह से संपादित किया जा सकता है। दूसरा है शिक्षा शास्त्र अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति में उसकी सरलता, उपलब्ध विषय वस्तु का प्रकाशन तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने में काफ़ी सहायता करता है। तीसरा नंबर पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि
तीसरा नंबर पॉइंट में देखेंगे शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति में उसकी सरलता, उपलब्ध विषय वस्तु का प्रकरण और शिक्षण अधिगम अनुभवों को बेहतर विधियों, प्रविधियों, तकनीकों और रचनाओं और सहायक सामग्रियों द्वारा प्रस्तुत करने में ज्ञान अध्यापक का मार्गदर्शन करता है। थोड़ा हम फास्ट करेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं कि टाइम बहुत हो गया है, मतलब अच्छा बड़ा वीडियो बन गया है, तो मैं सोचता हूँ कि अंदर 30 मिनट ही बनाऊँ, पर आप लोगों को बताने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी इस टॉपिक को ख़त्म करूँ, आप अच्छे से पढ़ के समझ पाइएगा, क्योंकि मैं कोशिश किया हूँ कि सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आपके सामने नोट्स को प्रोवाइड करूँ। तो सिंपल लैंग्वेज ही है, कुछ कुछ मिलेगी लैंग्वेज फ्री से, वो मैं उस चीज़ों पे डिस्कस कर लूँगा। शिक्षण विधियों, तकनीकों तथा शिक्षण साधनों उपयुक्त तालमेल की अत्यंत आवश्यकता होती है शिक्षण विधियों में, और इसी से वांछित व निर्धारित उद्देश्यों से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें भी शिक्षा शास्त्र का ज्ञान अध्यापक को प्रोत्साहन प्रदान करता है। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को उसका सर्वोत्तम रूप प्रदान करने के लिए शिक्षा शास्त्र के ज्ञान का विशेष महत्व होता है। ठीक है, विद्यालय ज्ञान के बारे में देखते हैं कि विद्यालय ज्ञान तथा विद्यालय से बाहर का ज्ञान, स्कूल नॉलेज एंड आउट ऑफ स्कूल नॉलेज। विद्यालय ज्ञान वह ज्ञान होता है जो छात्रों द्वारा औपचारिक रूप से विद्यालय में प्राप्त किया जाता है। सिंपल से आप जो शिक्षक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाता है, औपचारिक रूप से जो ज्ञान ग्रहण करता है छात्र, वो विद्यालय ज्ञान कहलाता है। यह ज्ञान छात्रों द्वारा एक निश्चित समय सीमा के निश्चित प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। विद्यालय ज्ञान जो बाहर का ज्ञान है वह होता है जो विद्यालय की परिधि से बाहर छात्रों द्वारा प्राप्त किया जाता है। विद्यालय से बाहर ज्ञान प्राप्ति के अनेक साधन हैं, जैसे दूरस्थ शिक्षा हो गया। नेक्स्ट देखेंगे विद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त ज्ञान, साथी समूह द्वारा, परिवार, समाज और समूह द्वारा जो प्रदत्त ज्ञान होता है। आप जब आसपास चलते हैं, कई स्टूडेंट को देखते होंगे खेलते हुए भी कुछ सीखते हैं, आसपास के समाज परिवेश उनसे भी कुछ सीखने, वो विद्यालय के बाहर वाले ज्ञान हो गए। ये सब चीज़ अपने शब्दों में अच्छे से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगे एग्जाम हॉल में, तो ये सब चीज़ आप सिर्फ अच्छे से समझ जाइए। ये कोई हार्ड एंड ज़्यादा नहीं है, आप अच्छे से समझ के लिख सकते हैं अपने से। नेक्स्ट देखेंगे मनोवैज्ञानिक के अनुसार कुछ है, जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये बहुत सारे मनोवैज्ञानिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपको सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। ये सीटेट के लिए आप यहाँ से कुछ पॉइंट्स को लिख सकते हैं। आप सीटेट की जब तैयारी कीजिएगा तो वहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा जीन पियाजे के बारे में, वाइगोत्स्की के बारे में, या जॉन डेवी ने क्या क्या अपनी वक्तव्य या अपनी विचार प्रस्तुत किए हैं, प्रकट किए हैं बच्चों के बारे में, वो चीज़ आपको सीटेट के सिलेबस में देखने को मिलेगा। तो पहला हम लोग पियाजे के बारे में देखते हैं। पियाजे क्या बोलते हैं? बच्चे का सीखना और उसके विकास से ज़्यादा प्रभावित होता है। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन अकेले ही करते हैं। मतलब पियाजे के अनुसार बच्चा जो है अपना ज्ञान का सृजन करने में खुद ही अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं, मतलब अपने आप को ही सृजन अकेले ही खुद से करते हैं। ये पियाजे के अनुसार हुआ। दूसरा है जॉन डीवी के अनुसार है सीखने की प्रक्रिया के नए अनुभवों का मस्तिष्क में पुराने अनुभवों द्वारा समायोजन है। सीखने के लिए अनुभव, प्रयोग और करके सीखना को ज़्यादा महत्व दिया है। जॉन डीवी का कहना है कि बच्चे तभी सीखते हैं जब वो अनुभव करते हैं या फिर प्रयोग करते हैं और कुछ करके सीखते हैं। और सही भी बात है, हम लोग कुछ चीज़ को अगर लिख के, पढ़ के, प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तो वो चीज़ याद आती है। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि मैं सोडियम के बारे में पढ़ा था और एक्सपेरिमेंट भी किया था तो खुद से, तो मुझे वो चीज़ याद अभी भी है कि मैंने सोडियम को एक ऐसा सोडियम तत्व है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, उसको केरोसिन तेल में रखा जाता है, कि मैंने ये सब चीज़ करके देखा था। तो इसलिए वो बताते हैं जॉन डीवी, जो बच्चा करके सीखता है ना वो ज़्यादा सीखता है, उस पर ज़्यादा महत्व दिया गया है। वाइगोत्स्की के अनुसार हम लोग देख लेते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं सीखना व ज्ञान का सृजन बच्चे के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में होता है, जैसे कक्षा में शिक्षक बच्चे और बच्चे बच्चों में अंतःक्रिया द्वारा सीखना। ये वाइगोत्स्की के अनुसार कहना है कि बच्चे जो सीखते हैं वो समाज से सीखते हैं, परिवेश से सीखते हैं, बच्चों के साथ खेल घुल मिल बातचीत करके सीखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सीटेट में, इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट देखेंगे अनुभवनात्मक ज्ञान और ऐन्द्रिक ज्ञान। अनुभवनात्मक एक्सपेरिमेंटल नॉलेज एंड एम्पिरिकल नॉलेज। जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वह स्वयं अनुभव करके ज्ञान प्राप्त करता है। यह ज्ञान अनुभवनात्मक ज्ञान होता है, स्वयं करके वही अनुभव। आप अच्छे समझ रहे होंगे अनुभव क्या है। अनुभववादी सिद्धांत के अनुसार अनुभव ज्ञान की जननी है। समय के समय
जन्म के समय बालक का मन एक कोरी पट्टी के तरह कागज के समान होता है। चाइल्ड माइंड इज लाइक ए ब्लैंक स्लेट एंड पेपर। सिंपल सी बात है, बच्चा जो होता है जिस समय जन्म होता है ना, उस समय उसके दिमाग में किसी भी तरह से कुछ नहीं होता है। वो कोरे कागज के समान होता है, मतलब सफ़ेद कागज के समान होता है। उसको उस समय जो पढ़ाइएगा, वो जो सिखाइएगा वो सीखेंगे। इसलिए बच्चे को कहा भी जाता है कि एक परिवार या समाज के परिवेश डिपेंड करता है कि बच्चे का निर्माण भविष्य में किस तरह से होगा, वो बच्चे में ही डिसाइड हो जाता है। तो बच्चे को सिखाया भी जाता है कि किस तरह से रहना है, शिष्टाचार जिसको बोलते हैं हम लोग, जिस पर कुछ लिखा जा सकता है। वही कह रहा है, कोरे कागज के समान होते हैं जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है, अच्छा बुरा। तो कोशिश कीजिए अच्छा ही लिखा जाए। जैसे जैसे वह बाहरी जगत के संपर्क में आता है, संवेदनाओं के रूप में वस्तुओं को चिन्ह मस्तिष्क की इस खाली पट्टी पर अंकित होता है। इस प्रकार ज्ञान की सामग्री बाहर से आती है। ज्ञान जन्मजात नहीं होता है, परंतु अर्जित है। ज्ञान जन्मजात नहीं होता है, वो अर्जित किया जाता है। सभी ज्ञान अनुभव द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑल नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस के अनुसार ही सभी नॉलेज को एक्वायर किया जा सकता है, मतलब प्राप्त किया जा सकता है। अनुभव के समूचे ज्ञान का स्रोत माना जाता है। अनुभव को समूचे ज्ञान का स्रोत माना जाता है। अनुभवनात्मक ज्ञान की प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है। अनुभव जो ज्ञान है वो आपकी शुरुआत से, जन्म से लेकर मरण तक, मतलब मृत्यु तक, वो बच्चे को शुरू से लेकर अंत तक ये अनुभव ज्ञान आपको मिलती रहेगी। आप लोग को, हम लोग को, सबको मिलती है अनुभव ज्ञान। कुछ से कुछ सीखने को मिलेगा, अनुभव मिलेगा, तो एक्सपीरियंस के अनुसार मिलते रहता है। इंद्रिय ज्ञान, एम्पिरिकल नॉलेज, इंद्रिय अनुभव के द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान इंद्रिय ज्ञान कहलाता है। मतलब इंद्रिय अनुभव, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, यही वह पांच जो इंद्रिय क्या है, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये पांच इंद्रिय होता है। छठा इंद्रिय के बारे में मैंने जो बताया, अंतः ज्ञान होता है, वो छठा ज्ञान होता है। इन ज्ञानों को प्राप्त अनुभव ज्ञान मुख्य स्रोत है। ऐसे ज्ञान का आरंभिक स्रोत है या इंद्रिय अनुभव ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये चीज़ मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इस पर आप भी देख सकते हैं। क्रिया पर ज्ञान तथा क्रिया के परिणामों पर प्रतिबिंब। नेक्स्ट देंगे, किसी कार्य को करने में अधिगमकर्ता को उस कार्य से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान क्रिया पर ज्ञान कहा जाता है। इस विधि से ज्ञान प्राप्त करना रुचिकरता सहज होता है तथा बालक का आत्मविश्वास बढ़ता है। इस ज्ञान का आधार हमारे कार्य व अनुभव से होते हैं। क्रिया करके जो काम करते हैं उससे सही बात है कि उससे अंदर से कॉन्फिडेंस मिलता है काम करने को, मैंने ये चीज़ कर पाया। क्रिया के परिणामों पर प्रतिबिंब में किसी विशेष स्थिति में उपयोग किए गए ज्ञान को उजागर करने के लिए याद की गई जानकारी को विश्लेषण किया जाता है। प्रतिबिंब के माध्यम से एक व्यक्ति अपने कार्य के संदर्भ में विचारों तथा सिद्धांतों के रूप में देखने में सक्षम हो जाता है। अपनी भावनाओं, अनुभवों और कार्यों तथा प्रतिक्रियाओं पर एक सचेत रूप से नज़र डालकर और उस जानकारी का उपयोग करके अपने मौजूदा ज्ञान को उच्च स्तर पर पहुँचाता है। सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान। सैद्धांतिक ज्ञान को देखते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज में क्या विभिन्नता है। सैद्धांतिक ज्ञान का स्रोत न तो बुद्धि और ना ही इंद्रिय अनुभव है। ऐसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए विशेषज्ञों पर निर्भर रहना पड़ता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ज्ञान विशेषज्ञ हैं, जैसे दर्शन विशेषज्ञ, गणित के विशेषज्ञ, भाषा के विशेषज्ञ, समाजशास्त्र के विशेषज्ञ, इतिहास के विशेषज्ञ। सभी के लिए अलग अलग विशेषज्ञ के लिए अलग अलग जगत के लोग होते हैं, मतलब मनोवैज्ञानिक होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। उदाहरण के तौर पर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन की देन है। बिल्कुल सही बात है, जैसा कि आप लोग भी पढ़े होंगे। इसलिए ज्ञान भंडार का बहुत बड़ा भाग विशेषज्ञों के वचनों पर विश्वास करके प्राप्त किया गया है। इसके विपरीत प्रयोगात्मक ज्ञान व्यक्ति वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों से प्राप्त करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सैद्धांतिक ज्ञान और प्रयोगात्मक ज्ञान में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। समझ गए क्या हुआ प्रयोगात्मक और सैद्धांतिक? सैद्धांतिक मतलब वाकई जो ज्ञान जो है विशेषज्ञों के द्वारा दिया गया है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो न्यूटन दिया है, ये क्या हुआ, ये जो हुआ सैद्धांतिक ज्ञान। प्रयोग ज्ञान जो प्रयोगात्मक करके ज्ञान हम लोग हासिल करते हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज हुआ। इसका संबंध जो परस्पर घनिष्ठ संबंध है। कई विषयों जैसे विज्ञान की किसी अवधारणाओं के सैद्धांतिक ज्ञान को कक्षा में प्राप्त कर विद्यालय की प्रयोगशालाओं में विभिन्न प्रयोग कर उस ज्ञान की पुष्टि भी हम करते हैं। कई बार ऐसा होता है सैद्धांतिक ज्ञान जो हम पढ़ लेते हैं, वो ईश्वरियम के बारे में मैंने जैसा पढ़ा वो आप प्रयोगशाला में जाके प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं। यह एक सिक्के के दो पहलू की भांति है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ज्ञान के निरंतर विकास और सुसंयोजन के लिए यह आवश्यक है कि दोनों को 7% सैद्धांतिक और 40% व्यावहारिकता के हिसाब से रखा जाना चाहिए। मतलब 7% अगर सैद्धांतिक नॉलेज जरूरत है तो उसी तरह 40% क्या है, व्यावहारिकता हिसाब से, मतलब प्रायोगिक नॉलेज रखना चाहिए। विद्यालय का स्तर पर पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक ज्ञान की परीक्षा में ली जाती है तथा व्यावहारिक ज्ञान के रूप में न्यून अंक निर्धारित होते हैं।
सिद्धांत और व्यवहारिक ज्ञान के कुछ गुण हैं, आप देख सकते हैं। वर्तमान तथा भावी जीवन के लिए तैयार करता है। सिद्धांत और व्यवहारिक विषयों पर जोर दिया जाता है। बेरोजगारी की समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। फोर्थ में युवाओं को रोजगार के विषय में जानकारी प्रदान करता है। फिफ्थ में अर्जित ज्ञान अस्थायी प्रभावी होता है। और सिक्स में बालक को रचनात्मक और सृजनात्मक विकास संभव करता है। साथ में बालकों में प्रजातांत्रिक सामाजिक गुणों का विकास करता है। 8 में छात्र को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाता है। ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप इस सभी पॉइंट को नोट्स कर लें और इस नोट्स करके आप एग्जाम हॉल में या एग्जाम देने वक्त इस पॉइंट को आप ज़रूर लिखेंगे। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, हैंड रिटन पीडीएफ, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम है, वहाँ जाकर आप कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी किसी भी माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, तो मैं इसको लेने के बारे में प्रोसेस आपको बताऊंगा। स्थानीय सार्वभौमिक ज्ञान, लोकल एंड यूनिवर्सल नॉलेज। ज्ञान के संदर्भ में स्थानीयता और सार्वभौमिकता विशिष्ट रूप से संबंधित होते हैं। स्थानीय ज्ञान वह ज्ञान है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र, समाज या संस्कृति से संबंधित होता है। बच्चा प्रथम ज्ञान स्थानीय रूप से ही प्राप्त करता है, जिससे स्थानीय परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे को समुदाय तथा उसका स्थानीय वातावरण ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रारंभिक संदर्भ होता है। बच्चा स्थानीय परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके ज्ञान सृजित करता है। बच्चे अपने आसपास की दुनिया का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। जब बच्चे विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो उनके आसपास स्थानीय ज्ञान प्राप्त होता रहता है, जो आसपास का नॉलेज है। यूनिवर्सल नॉलेज लास्ट में देख लेते हैं हम लोग। यूनिवर्सल नॉलेज क्या होता है? सार्वभौमिक ज्ञान। सार्वभौमिक ज्ञान वह ज्ञान है जो सार्वभौमिक सत्य पर आधारित होता है। जैसे सूरज पूरब में उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये उगेगा ही। आप कितना कुछ करोगे, सूरज पूरब में उगेगा, मतलब एज ए मनोवैज्ञानिक थॉट के अनुसार ऐसा नहीं हो, क्योंकि सूर्य तो उगा ही रहता है, पृथ्वी घूर्णन करता है, इसलिए हम लोग को ऐसा लगता है। फिर भी लेकिन एज ए पृथ्वी निवासी, जितने पृथ्वी पे निवास करने वाले लोग हैं, उनके अनुसार जो है सूरज पूरब में ही उगेगा। दैट मीन्स ये सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ, सार्वभौमिक सत्य पर आधारित होता है। यह ज्ञान काल व देश की सीमाओं से परे होता है। सार्वभौमिक ज्ञान यथार्थ ज्ञान की श्रेणी में आता है। गणित तथा विज्ञान के नियम तथा सिद्धांत सार्वभौमिक ज्ञान के उदाहरण है। सार्वभौमिक ज्ञान सदा निश्चित होता है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह ज्ञान सार्वभौमिक तथा सर्वकालीन होता है। यह सदैव सब स्थान तथा सभी लोगों के लिए सत्य होता है। जैसा कि मैंने बोला, जैसे 2 या 2 का योग 4 होता है, ये सार्वभौमिक है। 2 और 2, अगर इंडिया में 2 + 2 2 + 2 4 होता है, तो अमेरिका में 2 + 2 भी 4 ही होगा, वो बदलने नहीं वाला है। जिस तरह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। कोई वैज्ञानिक तथ्य प्रत्येक राष्ट्र और स्थान में समान ही रहता है। सार्वभौमिक ज्ञान को सिद्ध करने के लिए या बच्चों को समझाने के लिए स्थानीय परिवेश में उपलब्ध साधनों का ही प्रयोग किया जाता है। स्थानीय ज्ञान तथा सार्वभौमिक ज्ञान का भी घनिष्ठ संबंध है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि पूरी तरह से आपको इस चैप्टर का थोड़ा वीडियो लंबा हुआ, लेकिन सभी पॉइंट को मैंने डिस्कस किया। हर पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो इस तरह से आप इस सब पॉइंट को नोट कर लें। नहीं नोट करते हैं तो अच्छे से एक बार वीडियोज़ को देखें। और आपको ये पीडीएफ चाहिए हैंड रिटन, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने जैसा कि बता दिया हूँ कि आप टेलीग्राम से कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से कर सकते हैं, कहीं भी आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।